आज है 23 दिसंबर, मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक युग के अंत की। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ ही हम नज़र डालेंगे चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट पर जिसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की पुष्टि की है। हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में उजागर हुए 112 करोड़ के कथित घोटाले पर। इसके अलावा असम की हिंसा, दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस और भारतीय खिलौना उद्योग पर ट्रंप के टैरिफ की मार जैसी खबरों का भी हम विश्लेषण करेंगे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी खबर की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मतदाता सूची से लाखों नाम हटा दिए हैं। आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की है। आंकड़ों पर गौर करें तो संशोधित सूची से कुल 95 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख मतदाताओं में से करीब 42 लाख 74 हजार नाम हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये संख्या 27 लाख 34 हजार है, जबकि वहां कुल मतदाता 2 करोड़ 12 लाख हैं। केरल में भी बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, जहां 2 करोड़ 78 लाख मतदाताओं में से 24 लाख 8 हजार नाम लिस्ट से गायब हैं। वहीं अंडमान और निकोबार में भी 64 हजार नाम सूची में नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। अब चलते हैं साहित्य जगत की ओर, जहां से एक दुखद खबर आई है। हिंदी साहित्य के वटवृक्ष कहे जाने वाले वरिष्ठ कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का आज 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रायपुर के एम्स में भर्ती थे, जहां वे गंभीर निमोनिया और शरीर के कई अंगों में संक्रमण से जूझ रहे थे। उन्होंने आज शाम करीब 4:58 पर अंतिम सांस ली। विनोद कुमार शुक्ल का जाना हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसी साल उन्हें साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और वे ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज जादुई यथार्थवाद और आम आदमी के जीवन के संघर्षों का बेहतरीन मिश्रण थी। बीबीसी को दिए एक पुराने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उनकी वैश्विकता छत्तीसगढ़ की ही है और वे अपनी हर रचना में अपने परिवेश को ही देखते हैं। उनका जाना सिर्फ एक लेखक का जाना नहीं, बल्कि उस नजरिए का जाना है जो मामूली चीजों में भी अद्भुत अर्थ खोज लेता था। अगली खबर कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। सेंगर उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कहा है कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और न ही पीड़िता या उसके परिवार को किसी भी तरह से धमकाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। ये राहत तब तक के लिए है जब तक कि उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला नहीं हो जाता। आपको याद दिला दें कि 2017 के इस मामले में सेंगर को एक नाबालिग से रेप का दोषी पाया गया था। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। असम का वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला सुलग रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रशांत मजूमदार की रिपोर्ट बताती है कि बेदखली की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन हिंसा जारी रही, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी समेत 38 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारी आदिवासी कार्बी समुदाय से हैं और वे विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व से कथित बाहरी लोगों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हिंसा इतनी उग्र थी कि पुलिस पर बम, पत्थर और तीरों से हमला किया गया। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने जिले में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा न करने का वादा तोड़ा है और पुलिस संयम बरतते हुए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। ये घटना क्षेत्र में जातीय तनाव की गंभीरता को दर्शाती है। राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और खबर जो चर्चा में है वो है दिल्ली दंगे और उमर खालिद की जमानत याचिका।
आर्टिकल 14 के लिए बेतवा शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने दलील दी कि 8 जनवरी 2020 को जिस बैठक को पुलिस दंगों की साजिश का मुख्य आधार बता रही है वो असल में कभी हुई ही नहीं। सिब्बल ने मोबाइल लोकेशन डेटा का हवाला देते हुए कहा कि उस दिन आरोपी खालिद सैफी और उमर खालिद अलग अलग समय पर वहां पहुंचे थे और ताहिर हुसैन तो वहां मौजूद ही नहीं थे। वहीं सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि बैठक हुई थी लेकिन वे लोकेशन डेटा में विसंगति का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभियोजन पक्ष जिस गवाह पर निर्भर है उसे निचली अदालत पहले ही अविश्वसनीय करार दे चुकी है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि बिना सबूतों के किसी को सालों तक जेल में रखना कहाँ का न्याय है। सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, को मिले टेकडाउन नोटिसों में से 50% नोटिस सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में भेजे गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 13 मई 2024 को लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा 115 लिंक हटाने के आदेश दिए गए थे। सरकार का कहना था कि ये लिंक चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ये नोटिस जारी किए हैं। हालांकि एक्स ने इन नोटिसों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि 20 महीनों में भेजे गए 91 नोटिसों में से केवल 14 ही आपराधिक गतिविधियों जैसे सट्टेबाजी या वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े थे। बाकी ज्यादातर नोटिस राजनीतिक या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर थे, जो ऑनलाइन सेंसरशिप की बहस को फिर से हवा देते हैं। पंजाब से एक दिल दहला देने वाली खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने साइबर ठगी का शिकार होने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि उन्हें 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की चपत लगी है। चहल ने बताया कि ठगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए उनसे संपर्क किया और खुद को डीबीएस वेल्थ इक्विटी रिसर्च ग्रुप का बताया। उन्होंने शेयर बाजार और आईपीओ में भारी मुनाफे का लालच देकर चहल से करोड़ों रुपये निवेश करवा लिए। ठगों ने एक फर्जी डैशबोर्ड बनाकर उन्हें मुनाफा भी दिखाया, लेकिन जब चहल ने पैसे निकालने चाहे तो उनसे और पैसों की मांग की गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो चुके हैं कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी उनके जाल में फंस गया। चहल ने अपने नोट में इस वित्तीय और मानसिक आघात को बर्दाश्त न कर पाने की बात लिखी है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। न्यूज लॉन्ड्री में बसंत कुमार की एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट में 112 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह नवनीत सहगल को कथित तौर पर सबसे बड़ा लाभार्थी बताया गया है। मामला 2019 से 2022 के बीच का है, जब सहगल एमएसएमई और खादी विभाग संभाल रहे थे। आरोप है कि सरकारी टेंडर और अनुदान में एक संगठित कमीशनखोरी का सिस्टम चल रहा था, जिसे कैश कट कहा जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक टूलकिट वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जारी फंड का करीब 30% हिस्सा अधिकारियों की जेब में जाता था। व्हाट्सएप चैट और डायरी में बॉस और एनएस जैसे कोड वर्ड मिले हैं, जिनका इशारा नवनीत सहगल की ओर बताया जा रहा है। हालांकि यह रिपोर्ट 2022 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई सार्वजनिक नहीं हुई है। राजनीतिक चंदे को लेकर भी नए आंकड़े सामने आए हैं। स्क्रॉल में आयुष तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में भारी भरकम चंदा आया है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2025 के बीच कुल राजनीतिक चंदे में भाजपा की हिस्सेदारी 56% से बढ़कर 85% हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है, जो कांग्रेस को मिले चंदे से करीब 12 गुना ज्यादा है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड के असंवैधानिक घोषित होने के बाद अब कॉर्पोरेट घराने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा दे रहे हैं। चंदे का एक बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अप्रैल और मई के महीनों में आया। यह आंकड़े साफ करते हैं कि आर्थिक संसाधनों के मामले में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। इसी से जुड़ी एक और खबर में चंदे और सरकारी प्रोजेक्ट के बीच के कथित कनेक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। स्क्रॉल की ही रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु के मुरुगप्पा ग्रुप ने भाजपा को 125 करोड़ रुपये का चंदा दिया। खास बात यह है कि यह चंदा केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप की कंपनी को सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद दिया गया। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर को 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी, जिसमें सरकार की ओर से भारी सब्सिडी शामिल है। इसके तुरंत बाद मार्च में ग्रुप ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भाजपा को बड़ी रकम दान की। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जिस ग्रुप को सेमीकंडक्टर क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था, उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसके बाद इतना बड़ा चंदा दिया गया। क्या यह महज एक सहयोग है या इसके पीछे कोई लेन देन की राजनीति है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। अब बात करते हैं 2015 के चर्चित अखलाक लिंचिंग मामले की।
उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमिता बाजपेयी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरजपुर की अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेना चाहती थी। अदालत ने न सिर्फ अर्जी खारिज की बल्कि आदेश दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। जज ने इसे सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी का केस मानते हुए पुलिस को गवाहों और सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको याद दिला दें कि दादरी के बिसहाड़ा गांव में गोमांस की अफवाह पर भीड़ ने अखलाक की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। सरकार का तर्क था कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और आरोपियों से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना और अब न्याय की उम्मीद फिर जगी है। आखिर में बात करते हैं व्यापार जगत की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर भारत के खिलौना उद्योग पर दिखने लगा है। भारत जो चीन को टक्कर देकर एक ग्लोबल टॉय हब बनने का सपना देख रहा था, उसे करारा झटका लगा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाने के बाद कई फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ गया है। बेंगलुरु की माइक्रोप्लास्टिक्स जैसी कंपनी जिसने करोड़ों का निवेश किया था, अब भारी नुकसान में है। कंपनी का कहना है कि उनके पास करोड़ों डॉलर का माल गोदामों में फंसा हुआ है और नए ऑर्डर रुक गए हैं। एक तरफ भारत सरकार घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर अमेरिकी बाजार में एंट्री मुश्किल होती जा रही है। इसका सीधा असर हजारों रोजगारों पर पड़ रहा है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन तमाम खबरों के विस्तृत विश्लेषण और लिंक आप हमारे शो नोट्स में देख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए हरकारा। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।